Welcome back, guys. In this lecture, we're going to discuss the Chinese political system. So this is the outline. हम generally introduction सबसे पहले discuss करेंगे China की incumbent leadership and the changes in the term limit जो recently हुई हैं उस पर बात करेंगे. Then we'll discuss the Communist Party of China and the political structure. In the political structure, we'll talk about the Politburo of the Communist Party of China. We'll talk about National People's Congress and its powers, Military Affairs Commission and the State Council, and then we'll do critical analysis. So introduction, that Chinese constitution and Chinese political system basically and works under a socialist framework. तो जब 1949 में revolution आई माओ जेडोंग की, वहाँ पर separate Chinese People's Republic of China institute किया गया, तो उसके नतीजे में जो revolution लाई थी वो जो पार्टी सिंगल पार्टी लेकर आई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और तब से वहाँ पर एक सिंगल पार्टी रूल है, एक ही पार्टी एग्जिस्ट करती है और कोई ऑपोजिशन पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती. तो तब से एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है वहाँ पे. China's incumbent leadership is Xi Jinping is the paramount leader and the highest ranking official in the country. Recently China में पहले Deng Xiaoping की reforms थी which are very famous, जो हम बाद में डिस्कस भी करेंगे. डेंग की रिफॉर्म्स के अंडर चाइना को काफ़ी मॉडर्नाइज किया था. सोशलिज्म के तहत काफ़ी गुर्बत थी वहाँ पर जब तक माओ जेडोंग था. जब डेंग लीडर बना वहाँ पर इन द 70s, तो ही स्टार्टेड मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमी, लिबरलाइजिंग द इकोनॉमी. उसने नए सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करवाए जिसकी वजह से इट वाज ड्यू टू डेंग्स रिफॉर्म्स दैट व्हाट चाइना इज टुडे. So almost a billion people were lifted out of poverty eventually because of the economic growth, and all owe their success to Deng's reforms. और डेंग की रिफॉर्म्स में एक रिफॉर्म ये भी थी कि बिकॉज द शैडो ऑफ माओ यूज्ड टू हॉन्ट चाइना, जो कहा जाती थी, ये कहावत थी, द शैडो ऑफ माओ वाज कि एक ऑल पावरफुल डिक्टेटर है जिसके ऊपर कोई चेक नहीं है उसकी पावर के ऊपर, और जिसकी वजह से फिर पॉलिटिकल सिस्टम इरोड कर रहा है. तो फिर डेंग ने शैडो ऑफ माओ को कर्टेल करने के लिए वो ये किया कि 2 टर्म लिमिट इंस्टीट्यूट करवाई. 2 टर्म लिमिट के तहत सिर्फ 2 दफा प्रेसिडेंट बन सकते थे. लेकिन रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए, जिसमें से only 3 people did not vote in favor of it, otherwise 2967 people voted in favor of abolishing the 2 term. So technically, if he wins election all the time, which he can because he's so popular, Xi Jinping can remain the president for life. He is also the general secretary of the Communist Party of China, which is the highest position in the party. यानी वो समझे कि नून लीग का प्रेसिडेंट या नून लीग का जो प्रेसिडेंट हो वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, तो वो वाली बात है. Chairman of the Central Military Commission, which is why then he is known as the paramount leader. Paramount leaders उन्हीं लोगों के लिए यूज होता है, who are also the general secretary of the party, who are also the president, who are also the chairman of the military commission. He was honored with the title of the core leader in 2016. ये थोड़ा सा slightly complex chart है. आप इसको जब हम पूरा lecture देख लेंगे तो you can revisit this part, notice time अभी क्या हो रहा है, आप इस पे you can put the scroll back to this time and later understand this. सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की. कम्युनिस्ट पार्टी के फॉर्मल जो लोग उसके साथ रजिस्टर्ड हैं, दे आर ऑलमोस्ट 90 मिलियन पीपल. दैट्स अ लॉट ऑफ पीपल. सो यानी अगर चाइना की आबादी 1 पॉइंट समथिंग बिलियन है, तो मोर देन 80% ऑफ देयर पीपल आर फॉर्मली रजिस्टर्ड विद द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. एक ही पार्टी है पूरे मुल्क के अंदर. उसके अंदर फिर उनकी कांग्रेस पार्टी, एक पार्टी कांग्रेस है जो उनकी सब कमेटी है, यानी सब अंदर हिस्सा जो डिसीजन मेकिंग करती है, वो उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट 2000 लोग हैं. उससे ऊपर उनकी एक सेंट्रल कमेटी एग्जिस्ट करती है. उस सेंट्रल कमेटी के अंदर 205 फुल मेंबर्स और 171 ऑल्टरनेट मेंबर्स हैं. उससे ऊपर यहाँ पे बात शुरू होती है. असल पॉलिटिकल पावर यहाँ पे है. पॉलिट ब्यूरो कम्स फ्रॉम पॉलिटिकल ब्यूरो. पॉलिट ब्यूरो में 25 उनके जो हैं वो टोटल लोग हैं. उस पॉलिट ब्यूरो के ऊपर एक पॉलिट ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी है. उस स्टैंडिंग कमेटी के अंदर 7 लोग हैं और जनरल सेक्रेटरी उसमें एक है जो कि शी जिनपिंग है. अभी ये पार्टी की मैं लीडरशिप बता रहा हूँ. सो दीज 25 पीपल एंड इन 20-25 में से भी ये 7 लोग कंट्रोल द फेट ऑफ 1 point something billion Chinese people. 7 people deciding the fate of billions, literally, because they have all the power, they control all the institutions. और अब हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कम्युनिस्ट पार्टी, दिस shows that they elect or approve, and this dot shows that they approve, exert their influence informally. तो सबसे पहले तो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी सबसे ऊपर, सबसे डोमिनेशन उसकी है, उसका पॉलिट ब्यूरो जो है
जो कम्युनिस्ट पार्टी का पोलिट ब्यूरो है, ये वाला पिरामिड का ये वाला हिस्सा, वो बेसिकली डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है। फिर आपके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। एक इंस्टीट्यूशन आपका नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, एक इंस्टीट्यूशन मिलिट्री अफेयर्स कमीशन और एक इंस्टीट्यूशन स्टेट काउंसिल है। हम तीनों को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम पॉलिट ब्यूरो ऑफ सीपीसी की, जिस तरह हमने बात की, 7 मेंबर्स 25 मेंबर्स हैं टोटल, डिसीजन मेकिंग बॉडी है, 7 मेंबर स्टैंडिंग कमेटी है। इट इज द अल्टीमेट अथॉरिटी गवर्निंग द होल चाइना, बिकॉज एक ही पार्टी की हुकूमत रहनी है, उस पार्टी के अंदर जो डिसीजन मेकर्स हैं, अगर एक ही पार्टी की हमेशा हुकूमत रहेगी तो उस पार्टी के जो डिसीजन मेकर्स होंगे वो फिर उस पूरे मुल्क के भी डिसीजन मेकर्स होंगे। अब हम बात करते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस की। तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, बिकॉज ज्यादातर मेंबरशिप उसकी उधर से ही आती है। अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1982 इट वाज मेंट टू बी द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन। ये पार्लियामेंट नेशनल पीपल्स कांग्रेस उनकी, लेकिन यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। इसके 3000 मेंबर्स हैं उनके, and 70% of all the delegates come from Communist Party of China. So CPC virtually controls the तो हमने नेशनल पीपल्स कांग्रेस पे बात कर ली। अब हम इसके पावर्स के ऊपर बात करेंगे। नेशनल पीपल्स कांग्रेस के ऊपर कभी कभी सवाल भी आए। लेजिस्लेटिव पावर्स उसकी क्या है कि दे कैन अमेंड ऑर्डिनरी लॉ सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स 2/3 मेजोरिटी से कर सकते हैं। इनकी लेजिस्लेशन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। एग्जीक्यूटिव पावर्स ये हैं कि दे सुपरवाइज द एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉज एंड स्टैट्यूट्स, दे कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ अपॉइंटिंग ऑफिशियल्स, डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्टर्स आर आंसरेबल टू देम। सो स्टेट काउंसिल जो उनकी where is that? Did I miss that? No, I did not. स्टेट काउंसिल उनकी कैबिनेट के, तो कैबिनेट है समझे, जिसमें मिनिस्टर्स होते हैं उनके। तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, क्योंकि ये स्टेट काउंसिल के मेंबर्स यानी कैबिनेट के मेंबर्स कांग्रेस का भी हिस्सा है, तो ये एग्जीक्यूट कराते हैं। डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्टर्स आर आल्सो आंसरेबल टू पार्लियामेंट। नेशनल पीपल्स कांग्रेस करते हैं। इनकी इलेक्टिव एंड अपॉइंटिंग पावर भी है। दे कैन अपॉइंट एंड रिमूव द मिनिस्टर काउंसिल, वो कैबिनेट से मिनिस्टर्स को अप्रूव और रिमूव कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द प्रीमियर। इट आल्सो इलेक्ट्स द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, प्रीमियर ऑफ द स्टेट काउंसिल, चेयरमैन ऑफ द मिलिट्री अफेयर्स कमीशन। तो हमने ये कर ली। अब हम आते हैं मिलिट्री अफेयर्स कमीशन पे। सो पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पीपल्स आर्म्ड फोर्सेस इसके अंडर आती हैं। सो नेशनल पीपल कांग्रेस के अंदर से फिर मिलिट्री अफेयर्स कमीशन अप्रूव होता है। मिलिट्री अफेयर्स कमीशन इन टर्न आर्म्ड फोर्सेस को और पुलिस को कंट्रोल करता है। स्टेट काउंसिल भी हमने डिस्कस किया, हमने आगे दोबारा करनी है वैसे डिस्कस। सो पीपल्स लिबरेशन आर्मी इनकी आर्मी और पीपल्स आर्म्ड पुलिस इनकी पुलिस है। इस मिलिट्री अफेयर्स कमीशन के अंदर भी, मिलिट्री अफेयर्स कमीशन के अंदर जो सेंट्रल मिलिट्री अफेयर्स कमीशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो 11 मेंबर्स हैं सेंट्रल मिलिट्री अफेयर्स कमीशन के, दे हैव द फाइनल से ऑन ऑल मिलिट्री अफेयर्स। सीएम एसी भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस के अंडर होता है अंडर सीपीसी, और यानी कम्युनिस्ट पार्टी पोलिट ब्यूरो के जरिए और कांग्रेस के जरिए इन सब इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करती है। तो यानी कि आर्म्ड फोर्सेस भी डायरेक्टली प्रेसिडेंट के और प्रीमियर के और जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी के अंडर आ जाती है। So we've discussed Communist Party, we've discussed its Politburo, we've discussed National People's Congress, we've discussed Military Affairs Commission. Now we talk about the State Council. The State Council. So State Council headed by the Premier. इनका एक अपना Premier होता है। Cabinet, ये समझें Cabinet है Chinese government की। It implements the Communist Party of China's policy, क्योंकि ministers हैं तो ये departments को head करेगी State Council सारे। Drafts and manages national economic policy and annual budget. He meets once in a month, oversees law and order, responsible to National People's Congress, because Parliament को provinces और townships इनके अंडर आते हैं, courts and prosecutors इनके अंडर काम करते हैं। Now you see the chart. कम्युनिस्ट पार्टी सबसे टॉप पे, उसका पॉलिट ब्यूरो सारी कम्युनिस्ट पार्टी को कंट्रोल करता है। 25 लोगों की मेंबर बॉडी है। इस पॉलिट ब्यूरो के अंदर 7 मेंबर स्टैंडिंग कमेटी है। इसके अंदर ये फिर आगे से इन्फ्लुएंस करती है नेशनल पीपल्स कांग्रेस को, ज़्यादातर मेंबर कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं। इसका जनरल सेक्रेटरी अमूमी तौर पे इधर से फिर प्रेसिडेंट भी बनता है।
ये फिर आगे से नेशनल मिलिट्री अफेयर्स कमीशन को कंट्रोल करती है, जो मिलिट्री और पुलिस को कंट्रोल करता है। स्टेट काउंसिल इनकी कैबिनेट है, ये कैबिनेट को कंट्रोल करते हैं, जो कि यानी जो एग्जीक्यूटिव आर्म है उनका। कोर्ट्स भी इधर से ही कंट्रोल होती हैं। जो पार्टी के सीनियर पार्टी एल्डर, सीनियर पार्टी के लोग हैं, वो पॉलिट ब्यूरो को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, वो कांग्रेस को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। एक डिसिप्लिन कमीशन एग्जिस्ट करता है जो कि इंक्वायरीज वगैरह सारी इनकी हैंडल करता है, वो भी इन दोनों को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये चार्ट आपने पेपर में लाजमी ड्रॉ करना है, जो भी सवाल आए इससे रिलेटेड। तो ये भी अब आपको बेहतर समझ आएगी कि अभी जी जिनपिंग पैरामाउंट लीडर है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट भी है चाइना का, वो चेयरमैन भी है सेंट्रल मिलिट्री अफेयर्स कमीशन का, मिलिट्री कंट्रोल करना। ही इज ऑल्सो द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और फिर आपको मैंने पॉलिट ब्यूरो, स्टैंडिंग कमेटी, पॉलिट ब्यूरो वगैरह ये भी सारा आपको बता दिया है। उसके अलावा नेशनल पीपल्स कांग्रेस, एनपीसी भी आपको पता चल गया, सेंट्रल मिलिट्री अफेयर्स कमीशन भी आपको पता चल गया। सो आई थिंक दिस इज अ रिलेटिवली बेटर चार्ट टू मेक। क्रिटिकल एनालिसिस, oh damn, that's a lot of time. क्रिटिकल एनालिसिस, वन पार्टी सिस्टम की वजह से अनप्रेसिडेंटेड पावर्स हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को। ऑपोजिशन क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करती, इट्स नॉट ब्रिडल यूज ऑफ पावर। स्पेस पर नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज श्रंक ड्यू टू द होल्ड ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। उसके नतीजे में होता यह है कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज जस्ट बिकम अ रबर स्टैम्प टू पास लॉज विच एवर कम्युनिस्ट पार्टी वांट्स। तो हांगकांग में इसी वजह से हमें प्रोटेस्ट नजर आते हैं। जुडिशरी की पावर्स बहुत लिमिटेड है, सर्वेलेंस बहुत ज्यादा हो रही है सिटीजन्स की। आपने गूगल करना है सोशल क्रेडिट सिस्टम। इट वाज आल्सो वेरी सरप्राइजिंग, ब्लैक मिरर सीजन जो है, इट्स अ वेरी डार्क फ्यूचरिस्टिक टेक्स्ट शो, उसकी एक एपिसोड है और इट्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन चाइना। Concerns for minority rights is on the rise because parliament के पास real powers नहीं है। Parliament is a forum that protects the rights, जो अगर मुस्लिम्स का इसमें आ सकता है। Abolition of two-term limit instituted by Deng removes the important checks on power. आपने बहुत ज़रूरी है ये आर्टिकल पढ़ना है जाके, आई थिंक ये वॉशिंगटन पोस्ट पे है, फ्रांसिस फुकुयामा का चाइना's बैड एम्परर रिटर्न्स। उसमें उसने बड़ी अच्छा एनालिसिस किया हुआ है कि टू टर्म लिमिट किस तरह एक चेक था, कैसे वो रिमूव हुआ, उसको भी आपने क्रिटिकल एनालिसिस में ऐड कर सकते हैं। ऑल्सो हैव बड़े लंबा लेक्चर हो गया ऑलरेडी, so I hope this lecture was helpful. Welcome back guys. Today we're going to continue with the salient features of Chinese constitution, but before that, खटकता हूँ दिले यज़दा में कांटे की तरह. This is the share that I was getting wrong yesterday. Should never record at 4 a.m. in the morning. Anyways, so this is going to be a pretty simple topic, बिकॉज आपको थोड़ा बहुत आइडिया हमने चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम का पिछले लेक्चर से आपको अंदाजा हो गया होगा कि हाउ द ब्रॉडर स्कीम ऑफ थिंग्स work, which is why it will make it easier for you to understand the broader features of the constitution as well. It's a supreme law of China adopted by the 5th National People's Congress in 1982. The current constitutional system in China was adopted in 1982, even though the country was founded in 1949. So the reforms बाद में आई थी, उसके तहत current constitution उसके तहत चल रहा है. This is the 12th constitution since 1911. It contains 138 articles and 5 sections. Sections इसके इस तरीके से divided हैं. इसके salient features, it's a written document with 137 articles, 5 sections. It proposes a unitary system obviously because it's a centralized control. China is rules with an iron fist. Centralized governance है वहाँ पर. Provinces cannot secede. There's a very strong center. जो आपकी रियासतें हैं उनके पास ऑटोनॉमी एग्जिस्ट करती है, बट इट इज पावर इज डिराइव फ्रॉम सेंटर, नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं कुछ वहां पर, वो उनके पास भी जो ऑटोनॉमी है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने ग्रांट नहीं की, बिकॉज इट्स अ यूनिटरी सिस्टम सेंटर की तरफ से, एंड इट कैन रिवोक व्हेनेवर इट वांट्स. इट क्लेम्स टू बी अ पीपल्स रिपब्लिक, so that's why it's called PRC. The official name of China is People's Republic of China. It's a socialist state. It states that all power belongs to the people, exercised through National People's Congress and local जो उनकी दूसरी legislative assemblies हैं उनके जरिए. Democratic centralism. This is the concept in Chinese constitution that it's going to be a democracy. People will have democratic rights in China, but that will be centralized. Central administration भी होगी. So you know whatever we have learned yesterday के इलेक्शन से लोग आते तो हैं पार्लियामेंट में, बट पार्लियामेंट के पास पावर जरा कम होती है. कम्युनिस्ट पार्टी आयरन फिस्ट से रूल करती है, उसकी स्टैंडिंग कमेटी टॉप पे. सो दैट्स द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म. One party system. Constitution does not declare supreme position of one party. However,
तो वैसे तो चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक पार्टी की डोमिनेशन की बात डायरेक्ट नहीं हुई, लेकिन चूंकि इन प्रैक्टिस सिर्फ एक ही पार्टी एग्जिस्ट करती है पूरे चाइना में और उसी पार्टी की का रूल अराव है, तो बाय डिफॉल्ट इन प्रैक्टिस इट बिकम्स अ वन पार्टी सिस्टम. Fundamental rights and duties of citizens. Citizens have the right to vote, religion, assembly, press freedom, and demonstration. However, all of these rights are subject to duties to protect motherland, unity of country, and abide by laws. Now, this is such a vague interpretation and limitation कि इसको वो लिबरली इंटरप्रेट नहीं करते, रिग्रेसिवली इंटरप्रेट करते हैं हमेशा. सो फॉर इंस्टेंस मेनलैंड चाइना के अंदर एक्सेप्ट हांगकांग एंड मकाओ विच आर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स, वन कंट्री टू सिस्टम के अंदर भी ये बात आती है. मेनलैंड चाइना के अंदर आपको प्रोटेस्ट का राइट नहीं है. एंड तियानमेन स्क्वायर का इंसिडेंट सबके जहनों में बहुत दुनिया में है कि 1989 के अंदर जब 79 के अंदर जब प्रोटेस्ट हुए थे तो उसके अंदर किस तरीके से स्टूडेंट्स पे मिलिट्री एक्शन लिया गया था उनके खिलाफ. तो असेंबली फ्री प्रेस वगैरह नहीं है, इवन दो कॉन्स्टिट्यूशन क्लेम्स इट टू बी, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वन पार्टी है, डोमिनेशन है, सेंट्रलाइज कंट्रोल है, और कॉन्स्टिट्यूशन भी जो वर्ड्स यूज करता है उसके अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाता है वो इतनी वेग हैं, और इन वेग रिस्ट्रिक्शंस को जो कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट करने वाले हैं वो भी बड़ा नैरोली इंटरप्रेट करते हैं, ऐसे लिबरली इंटरप्रेट नहीं करते. पब्लिक इंटरेस्ट, no use of property against the public interest because it's a socialist country, so makes sense. Communist Party of China determines what public interest is. Protection against exploitation. Constitution provides shelter against any exploitation by the society. Cardinal principles क्या हैं? Cardinal principles Constitution में adherence to socialism, people's democratic dictatorship, people's democratic dictatorship. Oh, the irony. Leadership by the Communist Party of China, Marxist, Leninist, Maoist thought. So that's what has inspired socialist revolution. तो जो Chinese revolution Mao Zedong के under आई, तो obviously it was inspired by the socialist, Marxist, Leninist ideas. अगर हम इस critical analysis करें तो एक democracy as such, even though it proclaims to be a democratic centralism, but there's no such real element of democracy in China. जैसे हमने डिस्कस भी किया था पिछली दफा कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस इज जस्ट अ रबर स्टैम्प फॉर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एंड इट्स पॉलिसीज. चूंकि एक पार्टी है तो ऑपोजिशन वर्चुअली इज एब्सेंट, लोगों को उतनी फ्रीडम और राइट्स अवेलेबल नहीं है. सो वन पार्टी सिस्टम हैम्पर्स डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड इट रिस्ट्रिक्ट्स द चॉइस ऑफ द पीपल. पॉलिसी अप्रोच ज्यादातर टॉप डाउन है रादर देन बॉटम अप. इस तरह हमने स्टैंडिंग कमेटी, पॉलिट ब्यूरो देखा था कैसे कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप 25 लोग कैसे पूरी 1 बिलियन लोगों की जिंदगी का फैसला करते हैं. यूनिटरी सिस्टम है जिसकी वजह से प्रोविंसेस जो है डिसइनफ्रेंचाइज है. इतना बड़ा चाइना और वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास ज्यादा पावर है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स के पास इतनी ऑटोनॉमी नहीं है, विच इज प्रॉब्लमैटिक. सो फॉर इंस्टेंस शिंगजियांग जो रिसेंटली सिंकियांग प्रोविंस जिसको भी कहा जाता है, जहाँ पे युगर मुस्लिम्स का इशू है, तो वहां पर भी आप देखें बिकॉज सेंट्रल आयरन फिस्ट से रूल कर रहे हैं, बट वहां पर एक डिफरेंट डाइवर्स पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है. मेजॉरिटी ऑफ चाइनीज पॉपुलेशन आर हैन चाइनीज एथनिकली, बट युगर मुस्लिम्स आर टर्किक इन ओरिजिन और मंगोलिक इन ओरिजिन. वो एथनिकली और रिलीजियसली डिफरेंट है, मुस्लिम्स हैं और वो हैन एथनिसिटी से ताल्लुक नहीं रखते. तो जब वहां सेंटर रूल करता है आयरन फेस्ट से तो मसले क्रिएट होते हैं. तो यहाँ पर याद हो गया आपको फेडरलिज्म में हमने जब बात की थी कि जहां जहां डाइवर्सिटी आती है वहां वहां फेडरलिज्म ज्यादा बेहतर काम करता है, वहां ऑटोनॉमी बेहतर काम करती है, बिकॉज उन लोगों के व्यूज, आइडियाज, गोल्स, इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं बाकी लोगों से. तो इसलिए वहां पर बहुत जरूरी है. दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट एज वेल. फंडामेंटल राइट्स, स्टेट ओन मीडिया है वहां पर, पब्लिकेशंस बहुत 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 कंट्रोल्ड है वहां पर. इवन जो सोशल मीडिया है वो भी उनका वहां पर अपना है, वो मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया जो हम यूज करते हैं नहीं करते, विच इज वाई इंफॉर्मेशन दो इज वाइडली अवेलेबल बट इट्स वेरी लिमिटेड एंड फिल्टर्ड इनसाइड चाइना. युगर मुस्लिम्स आर प्रोहिबिटेड टू परफॉर्म रिलीजियस ड्यूटी. जो उनके री एजुकेशन कैंप्स हैं, इसके मुतालिक आप गूगल भी कीजिएगा, री एजुकेशन कैंप्स में they are forced to leave religious practices. Now, the idea of re-education is कि ये लोग गलत लाइन पे हैं जो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, इनको हमने मेन स्ट्रीम चाइनीज तरीका सिखाना है. Tiananmen Square of 1989 was in contrast to the provisions of the rights of assembly. तो Tiananmen Square के अंदर प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स के खिलाफ आर्म्ड
जो है वो एक्शन किया गया था मार्शल लॉ लगा के. तो it's a very popular and very tragic incident in the Chinese history. And even though Tiananmen Square की incident को mourn भी नहीं करने दिया जाता mainland China के अंदर. So that's all. In the next lecture, we're going to do one country, two system. Back, guys. In this lecture, we're going to do Deng Xiaoping's reform. Deng's reforms are very famous because Deng ki reforms have had a very lasting impact on the current China. So Mao Zedong gave China independence, set out the country's direction initially, but a lot of Mao Zedong's policies were very unfavorable and unpopular. They were restrictive, very dictatorial. Mao Zedong ruled from 1949 to his death in 1976. That's a very long time, 27 years. And during this period, उसके अंदर कुछ बहुत unpopular decisions थे, like collectivization of agriculture, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा famines आए, state-owned enterprises की वजह से बहुत ज़्यादा losses incur किए उनकी economy ने. आपके सामने माओ ज़ेडोंग के पीरियड में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन के सूरत में नजर आता है. तो ये इनके मुतालिक जरूर पढ़ भी लीजिएगा, वो आपको बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट पढ़ा इसका अच्छा देंगे. और इट्स वेरी गुड दैट यू आल्सो इंक्लूड आफ्टर इंट्रोडक्शन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड भी ऐड करते हैं. तो उसके अंदर द ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो माओ का प्रोग्राम था, द कल्चरल रेवोल्यूशन जो माओ का प्रोग्राम था, उसका आप हवाला दे सकते हैं. सो लॉट ऑफ अनपॉपुलर डिसीजंस, अ लॉट ऑफ mismanagement, inefficient governance model was adopted by Mao Zedong. The socialism as perturbed by or ported by the Mao Zedong was not doing good in China. Lots of people were in poverty, and we'll discuss that. Deng came in power in 1978 and remained till 1992, and afterwards even retiring exerted influence until his death. बिकॉज उसके जो बाद में सक्सेसर्स थे वो भी उसके से इंस्पायर्ड उन्होंने रिफॉर्म्स की. तो दिस इज गोइंग टू बी द आउटलाइन. वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंट्रोडक्शन एंड देन cover the summary of the reforms, and then we're going to look go into detail of these reforms in 3 phases जो ये हुई थी. Then we're going to discuss its impact and legacy, how it has also led to its rise to superpower status, and then the critical analysis. So that's going to be our discussion. It's a very important topic. It helps you understand in detail a lot of intricacies of the Chinese system, and it also gives you some understanding के पाकिस्तान के मॉडल के अंदर भी क्या चीजें तब्दील करने की जरूरत है, रिफॉर्म करने की जरूरत है, स्पेशली इकोनॉमिक. इंट्रोडक्शन में ये बड़ी फेमस कोटेशन है नेपोलियन की, व्हेन चाइना वेक्स इट विल शेक द वर्ल्ड. सो चाइना, even after its independence in 1949, inherited a very deteriorating economy. एक बहुत बड़ी population थी दुनिया की, बहुत गुर्बत थी, बहुत infrastructure lag था, economic system available नहीं था. उसके बाद जब माओ ज़ेडोंग की policies थी, they were also very disastrous. The Great Leap Forward and Cultural Revolution, do Google it and add it in the context. Previously, China was rigidly carrying forward the agenda of socialism, both economically and politically, but Deng ने ये चीज change की and led to the economic rehabilitation of China and regarded as a very famous reformist. So reforms की summary पे बात करें तो economic reforms के केस में उसने जो strictly socialist idea of economy था, उससे diverge करना शुरू किया. उससे divert करके एक market को थोड़ा सा capitalist touch उसने दिया. Market principles के तहत prices set करने लगे. Collectivization of agriculture को उसने खत्म किया. Protectionist policies को उसने reduce किया. Encouraged entrepreneurial businesses, led to privatization of firms. Foreign investment के लिए China को open किया, which it was closed in Mao's era, and created special economic zones. Political reforms में basically जो माओ ज़ेडोंग ने एक अपना personality cult बनाया हुआ था, उसके अलावा critique नहीं थी हो सकती, popular media में बहुत ज़्यादा propaganda होता था, and then because of this, one man was able to amass so much power and dominate the whole political system that there was virtually no opposition to him whatsoever, and which led to problems in China. तो उसने ये किया कि खुद अपने ऑफिस की पावर्स कम की, और ये जो 2 टर्म लिमिट थी ये डेंग की रिफॉर्म्स के नतीजे में 1982 में हमारे सामने आई कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट could only serve 2 consecutive terms. अब ये शी जिनपिंग ने रिसेंटली 2018 में ये रिवर्स की हैं रिफॉर्म्स, जिस तरह हमने डिस्कस भी किया था in our previous lectures. Mao's image as the founder was hampered after Deng's image as a reformer. इसकी political reform में 1 country 2 system भी है कि जो हांगकांग
which we'll be covering in a separate lecture, और मकाओ, ये दो कॉलोनीज ब्रिटेन और पोर्टुगल से जो ली थी चाइना ने, उन पे बेसिकली ये कि अप्लाई चाइना का सिस्टम नहीं होता। ये भी डेंग का ही बेसिकली आइडिया था, ताकि ये जो थ्राइविंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज मिल रही हैं, पकी पकाई खीर जो चाइना को मिल रही है, उसके साथ छेड़खानी ना की जाए ताकि वो उनको फायदा देते हैं। बट विल बी डिस्कसिंग दैट इन डिटेल इन अनदर लेक्चर. What was the impact of these policies? It set the way for a more efficient, responsive and technocratic system of government. Moderate foreign policy apnai usne, established trade and diplomatic relations with the US rather than a policy of antagonism. This helped increase trade with the US many folds. He revamped relations with the USSR as well. Formerly काफी USSR के साथ भी इनके fragmented relationships थे, which meant के military build-up ही सिर्फ हो रहा था, military confrontation, strategic confrontation और trade में इतना काम नहीं हो रहा था. And it also adopted friendly relations with neighboring countries, including Japan, which increased its trade surplus with them as well. Now let's talk about the reform. सबसे पहले तो इसके अंदर हुआ ये कि after Mao Zedong's death, there was a group known as the Gang of Four. The Gang of Four were basically 4 people who were in the Communist Party of China who belonged to that Maoist faction, जो रिफॉर्म्स नहीं करना चाहते थे और माओ के एजेंडे को ही आगे लेकर जाना चाहते थे. ठीक है. They came to prominence during the Cultural Revolution of 1966 to 1976 and were later charged with a series of treasonous crimes. The gang's leading finger was Mao Zedong's last wife, because he had others as well, and 3 other members. Now, by the time Deng took power, there was widespread support among the elite for economic reforms. तो उसने उन फिर इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स को स्पीयरहेड किया इसके बाद. And as the de facto leader, Deng's policies faced opposition from party conservatives. जो conservatives थे वो उसी system को उसी तरीके से intact रखना चाहते थे, but they were extremely successful in increasing these reforms were successful in increasing the country's wealth. Now let's go into a lot of detail of these reforms. सबसे पहले agricultural reforms. Deng's first reforms began in agriculture, which was a sector long neglected by the Communist Party. 1970s में Mao Zedong के era के खत्म होने के नतीजे में food supplies and production had become deficient. Food supplies बहुत कम थी, production कम थी agriculture, and there were issues and there were concerns कि जो 1959 का disaster था, जो बहुत बड़ा एक कहत आया था चाइना में because of less food production, वो दोहराया जा सकता है. This was the famine that killed more than tens of millions during the Great Leap Forward of Mao Zedong. So इस issue को, और ये जो issue था less food production का और supplies का, इसको resolve करने के लिए Deng started decollectivizing agriculture. तो collectivized agriculture का system ये था, क्योंकि socialist system था, private property का concept नहीं था, तो farms जो थे वो farmers के अपने नहीं होते थे. So these were collectively owned by everyone. Something which is collectively owned by everyone is basically owned by no one, which means according to the capitalist logic कि incentive नहीं होता उसको अंदर आपको innovate करने का, protect करने का इस तरीके से, which is why the efficiency drops. तो उसने decollectivize करने शुरू किए, which meant that farmers were able to own pieces of land as their own and then cultivate crops, which gave them incentive to innovate, to produce more crops, to gain more wealth. बिकॉज अगर एक चीज कलेक्टिवाइज है तो आप 10 घंटे मेहनत कर रहे हैं, आपका नेबर 5 घंटे मेहनत कर रहा है, लेकिन इवेंचुअली टोटल प्रोडक्शन अब दोनों में हाफ ही डिवाइड होनी है, तो फिर आप 10 घंटे मेहनत क्यों करेंगे, आप भी 5 घंटे करेंगे. तो इस तरीके से ओवरऑल प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगी. बट अगर आपके पास इंसेंटिव है कि आप काम करेंगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा, पैसे ज्यादा मिलेंगे, तो आप ज्यादा मेहनत करेंगे. तो उसने जो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम में के तहत जो पीपल्स कम्यून्स थे, ये कम्युनली ओन्ड जो प्लॉट्स थे, उनको प्राइवेट प्लॉट्स में कन्वर्ट किया. प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट रीइंस्टेट करने की शुरू की, ताकि इंसेंटिव टू वर्क एंड थ्रिफ्ट इंक्रीज हो. अंडर दिस न्यू पॉलिसी peasants were able to exercise formal control of their land as long as they sold a contracted portion of their crops to the government. So government ने चूंकि अपनी फूड शॉर्टेजेस भी कम करनी थी, उन्होंने बड़ा अच्छा इंसेंटिव दिया कि you could have this land as your own, these crops as your own, as long a portion of them that crop is given to the government. तो फार्मर्स के पास इंसेंटिव था, उन्होंने ज्यादा ग्रो किया, एक पोर्शन गवर्नमेंट को भी देते रहे, which is why the overall food shortages never occurred. And this move increased agriculture production by 25% between 1975 and 85. 25% in 10 years, and setting a precedent for privatization
privatizing other parts of the economy as well. So this set a precedent, or it opened a floodgate of privatization in other areas as well. And this was a bottom-up approach as opposed to the previous top-down approach. के top-down approach है, रियासत बताएगी कितनी फूड प्रोडक्शन करनी है, उसकी प्राइस क्या होगी, कितने घंटे काम करना है. इन सारी चीज़ों की वजह से कभी भी एफिशिएंट मार्केट डेवलप नहीं हो सकती. तो मार्केट्स में एफिशिएंसी नहीं होगी, लोगों के पास प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा, तो काम नहीं होगा. तो ये टॉप डाउन अप्रोच को खत्म करके बॉटम अप अप्रोच थी कि फार्मर्स अपने हिसाब से जितना पैसा कमाना चाहते हैं उस हिसाब से कल्टीवेट करें. और ऑब्वियसली वो हर बंदा कमाना तो चाहता है, which is why they worked harder, they produced greater amount of food, which ultimately resulted in surplus production. This was in contrast to perestroika in the Soviet Union as well. Soviet Union में भी top down governance थी, which eventually led to its problems as well, और उनकी inefficiency का भी सबब बना. While China on the other hand अपने socialist model के अंदर ये capitalist elements ऐड करके उसने अपनी economy को rescue किया. अब हम आते हैं इंडस्ट्री के अंदर. तो अर्बन इंडस्ट्री के अंदर रिफॉर्म्स उसने ये की कि पहले तो ये हुआ करता था कि रियासत प्राइसेस सेट करती थी. रियासत कहती थी कि जी इस फोन की प्राइस 50,000 रुपये, तो आप कंपनी जो भी फोन प्रोड्यूस करी है वो इसे 50,000 से ऊपर नहीं सेल कर सकती. तो मेरे पास फिर इसमें इंसेंटिव नहीं होगा इनोवेशन का बहुत ज्यादा, बिकॉज इफ आई वांट टू अर्न मोर आई थिंक द वर्थ ऑफ दिस फोन इज ग्रेटर देन दिस. और अगर मार्केट पे छोड़ा जाए तो उसकी प्राइस लेट से 80,000 हो, तो ऑब्वियसली मैं इनोवेट नहीं करूंगा. सो मार्केट प्राइसेस अक्सर जब अनजस्टिफाइबली सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करती है तो वो इकोनॉमी को हर्ट करती है, ग्रोथ को हर्ट करती है. तो सोशलिस्ट रिपब्लिक्स में लेकिन इसी तरह होता है, सोशलिस्ट कंट्रीज में. तो डेंग ने ये किया कि डुअल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया कि वो एक तरफ तो कोटा इंट्रोड्यूस करवाया गया प्राइसेस का, लेकिन प्लान्ड प्राइसेस पे भी और मार्केट प्राइसेस पे भी वो चीज सेल की जा सकती थी. और ये नहीं, बिजनेसेस को ये लेवरेज दे दिया कि जो कोटा गवर्नमेंट ने दिया हुआ कि इतनी प्रोडक्शन करनी है, आपने इतना पैसा इसके ऊपर बनाना है, इतनी सेल करनी है, इतनी प्राइस पे करनी है, उससे ऊपर वो जा सकते थे. Which gave them an innovation, an incentive to innovate and grow and develop as well. This is something we'll discuss वो जो मैं foundational lecture की बात कर रहा हूँ, that essential CSS lecture that we're designing. उसके अंदर Why Nations Fail की भी एक summary उसका हिस्सा है. And Why Nations Fail में this aspect of incentive for growth and innovation in open market economies is dealt in a lot of detail. और अगर आप जानना चाहते हैं तो I would recommend you guys to check the summary of this book as well, and if you have time read that book as well. So this allowed the enterprises to grow larger and larger. State owned enterprises को basically reform किया गया in 1979. Industrial responsibility policy of 1980s further promoted the development of state owned enterprises by allowing individuals or groups to manage the enterprise by contract. तो आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेटाइज करना शुरू किया state owned enterprises को. Private businesses were allowed to operate for the first time. Private businesses पहली दफा ऑपरेट करना शुरू किए since the communist takeover in 1949, and they gradually began to make up the greater percentage of industrial output. Price flexibility was also increased, expanding the service sector. तो private businesses, market prices, privatization, इन चीज़ों ने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को modernize किया. Now compare that, और आप इसमें just for critical processing of your mind, कंपेयर दैट विद जो हमारी हाँ एक क्रिटिक पाई जाती है कि PIA, पाकिस्तान स्टील मिल्स, पाकिस्तान रेलवे, ये जो लॉस इनकरिंग स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं उनको इसीलिए कहते हैं कि प्राइवेटाइज करें, बिकॉज द मॉडल ऑफ प्राइवेटाइजेशन हैज बीन सक्सेसफुल इन अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना. थर्ड इज ओपन डोर पॉलिसी. तो ओपन डोर पॉलिसी के तहत बेसिकली फॉरेन बिजनेसेस को पहली दफा अलाउ किया 1978 के अंदर कि आप चाइना में आके बिजनेस कर सकते हैं. चाइना अप टिल देन वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की इजाजत नहीं थी, फॉरेन कंपनीज को ऑपरेट करने की इजाजत नहीं थी. एवरीथिंग वाज ओन्ड बाय द स्टेट, चाइनीज स्टेट, व्हिच इज व्हाई फॉरेन कंपनीज डिड नॉट वांट टू कम देयर इन द फर्स्ट प्लेस. तो सिंस द क्यूमिंटांग एरा बेसिकली प्री 1949 एरा है, मोनार्की का एरा, जिसके खिलाफ माओ जेडोंग रेवोल्यूशन लेकर आया था. The country was open to foreign investment. तो सबसे पहली चीज तो ये हुई. दूसरी, they created special economic zones, SEZs. उन्होंने फॉरेन कंट्रीज के लिए बिलखसूस क्रिएट किए. फॉरेन कंट्रीज आसानी से इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर लो टैक्सेस और लो रेगुलेशन पे काम कर सकते थे. तो लेस पेपर वर्क, लेस टैक्सेस, लेस फाइल वर्क, दैट गिव एन इंसेंटिव फॉर फॉरेन कंपनीज टू कम एंड इन्वेस्ट इन चाइना.
और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है कि वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स चाइना ने क्रिएट किए थे, वो उसके अंदर भी बड़ी वेल थॉट आउट प्रोसेस था। उन्होंने खास तौर पे उन इंडस्ट्रीज के लिए टैक्स फ्री जोन्स बनाए या लेस टैक्स जोन्स बनाए, लेस रेगुलेटेड जोन्स बनाए, जो हाई टेक इंडस्ट्रीज थी, वो जिनकी स्किल चाइना में मौजूद नहीं था, जिनकी नॉलेज चाइना में मौजूद नहीं थी, ताकि वो कंपनी ना सिर्फ वो प्रोडक्ट वहां पर लेकर आके बनाए और लोगों को सिर्फ जॉब्स मिले, बट ऑल्सो दैट वो टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता लोकल लेबर सीखे और फिर उससे दूसरी इंडस्ट्रीज वहां पर डेवलप करें, फॉर लाइक अ रिपल इफेक्ट. So that was a very good thing. If you guys are interested, go and on Google and read about the special economic zones model of China, कि वो कितना interesting है इस हवाले से. And these regions, these special economic zones eventually became the engines of growth for the national economy. During this period, the policies continued before in the second phase, in the, wow. Sorry, this is also phase 2. So सब phase 1 हमने discuss कर लिया. phase 2 के अंदर जो initial reforms थी, ये मजीद continue हुई. Controls on private businesses and government intervention continued to decrease, and there was small scale privatization of state enterprises which had become unviable. So state owned enterprises had become unviable, so aista aista small scale privatization hui. A notable development was the decentralization of state control. So बहुत ज़्यादा जो state owned enterprise थी वो central government ने own की हुई थी, तो एक तरफ तो उनकी आहिस्ता आहिस्ता privatization करना शुरू हुए कि थोड़ी बहुत उसके shares बेचने का private owners को देना शुरू हुए. जैसे PTCL privatize हुआ था कि कुछ शेयर्स उसमें गवर्नमेंट के हैं, लेकिन वो लार्जली प्राइवेट गवर्नमेंट को, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को प्राइवेटाइज हो चुका है. के इलेक्ट्रिक जैसे कराची के अंदर प्राइवेटाइज हुई. लेकिन उन्होंने दूसरा मॉडल साथ साथ ये भी किया कि कुछ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओनरशिप थी वो कम करके लोकल गवर्नमेंट्स की ओनरशिप पे ट्रांसफर कर दी, कि रादर देन के सेंट्रल गवर्नमेंट सारा कुछ कंट्रोल करे, लोकल गवर्नमेंट्स अपने अपने एरियाज की इंडस्ट्रीज को देखें, which led to increased growth and privatization of the state sector. Further, township and village enterprises, firms nominally owned by the local government but effectively private, began to gain market share at the expense of state sector. तो private sector basically आहिस्ता आहिस्ता grow करना शुरू हुआ, market sector में उनका share ज़्यादा होने लग गया, productivity उनकी ज़्यादा थी, market के अंदर वो जितना produce कर रहे थे product वो ज़्यादा था eventually compared to जो state owned enterprises थी उनसे. इसके खिलाफ डेफिनेटली कुछ ऑपोजिशन आई. चेन यून जो थे वो वाज ऑपोजिशन लीडर. ही प्रिवेंटेड मेनी ऑफ दीज रिफॉर्म्स बिकॉज जो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स थे, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, ब्यूरोक्रेसी के, जो लोग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में बैठे हुए थे, इतनी बड़ी एक ब्यूरोक्रेसी, एक हायरार्की बैठी हुई थी, वो इसको रेजिस्ट करती थी बिकॉज इट वेंट अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट. इट टुक पावर अवे फ्रॉम देम, इट टुक रिसोर्सेज अवे फ्रॉम देम, और वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ज़्यादा वो वाले इंटरेस्ट. So they opposed these reforms. There were issues of corruption and inflation increased meanwhile as well, which led to the Tiananmen Square protests of 1989. और जब Tiananmen Square के पे eventually फिर डेंग के टाइम पे एक बड़ी उसके ये पीरियड पे एक बहुत बड़ा धब्बा है Tiananmen Square का. This is one of the most famous pictures from that protest. के one young student was standing in the way of 4 tanks. तो उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मारे गए, बहुत ज़्यादा यंग लोगों को कत्लेआम हुआ, और उसके नतीजे में जो कंजर्वेटिव फैक्शन थी वो कहने लगी कि देखा, वी टोल्ड यू कि रिफॉर्म्स नहीं करनी, अगर हम रिफॉर्म्स करेंगे तो चाइनीज सोसाइटी मजीद राइट्स मांगेगी. स्टूडेंट्स वांटेड मोर डेमोक्रेसी, मोर फ्रीडम, मोर इंक्लूजन इनटू द इकोनॉमिक स्फीयर. तो उन्होंने कहा कि अगर तो हम ये पहिया रोल करना शुरू कर दिया रिफॉर्म का, तो ये तो हाथ से बाहर हो जाएगा. एंड द प्रोटेस्ट वर एन एग्जांपल ऑफ दिस. सो दैट्स व्हाट कंजर्वेटिव्स आर्ग्यूड, बट डेंग nonetheless continued his reforms. And he did a lot of new reforms as well. He also reopened Shanghai Stock Exchange, which was closed by Mao 40 years earlier. Shanghai Stock Exchange से उनकी stock exchange market और foreign companies के लिए operate करना ज़्यादा आसान हो गया, which became an important contributor to their financial sector. 1990s में डेंग ने अपनी बहुत सारी opposition को squash किया, उनको force them into retirement, allowing more radical reforms to be carried out. Later after his death in 1997, उसकी reforms further continue हुई by his successors, और उन्होंने 1978 और 1998 में large scale privatization की state enterprises की. तो पहले small scale में, small chunks में privatization हो रही थी, उसकी 1997 में large scale हुई. And between 2001 and 2004, the number of state owned enterprises decreased by 48%. तो state owned enterprises, SOEs,
48% तक रिड्यूस हुई है, प्राइवेट कंपनीज उसकी जगह पर आई. ड्यूरिंग द सेम पीरियड जो ये रिफॉर्मर्स थे हु सक्सीडेड डेंग रिड्यूस द टैरिफ ट्रेड बैरियर्स एंड रेगुलेशंस, ताकि इंपोर्ट ज़्यादा हो सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से हो सके, फॉरेन ट्रेड इंक्रीज करे. बैंकिंग सिस्टम को रिफॉर्म किया, वेलफेयर सिस्टम को डिसमेंटल किया, वो जो फिक्स्ड वेलफेयर सिस्टम था सोशलिस्ट टाइम के अंदर. चाइनीज मिलिट्री बहुत ज़्यादा मिलिट्री बिजनेसेस में, मिल बस जिसको कहा जाता है, मिलिट्री बिजनेस में इन्वॉल्व थी, विच रिड्यूस देयर एफिशिएंसी, विच रिड्यूस देयर लॉसेस, विच इंक्रीज मिलिट्रीज कंट्रोल ओवर द पॉलिटिक्स एज वेल. तो उनके अंदर उन्होंने मिलिट्री पे बिजनेस करने पे पाबंदी लगा दी. हाय, अच्छा, सो इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. So there are lots of things that I'm noticing that Pakistan can learn from China, like state-owned enterprises and nothing else. Yeah. Then there was inflation was reduced. They also joined World Trade Organization, so they started abiding by the international trade rules as well. So China became well integrated by this time into the global economy, and उसकी अपनी economic production भी बहुत ज़्यादा हो गई. The domestic private sector first exceeded 50% of the GDP. GDP का 50% जो था वो private sector से आ रहा था, state-owned enterprises से नहीं आ रहा था, and has expanded further since 2005. Also in 2005, China was able to surpass Japan as the largest economy in Asia. Even though अभी भी कुछ monopolies exist करती हैं like petroleum and banking, but a lot of other industries have. What was the impact and the legacy? More than 200 million people were lifted out of poverty, which is considered to be the single biggest poverty alleviation program in the history of human existence. Absolute poverty declined from 41% of the population to 5%, 1978 to 2001. ये मैं percent of the population to 5%, 1978 to 2001. ये मैं 1978 के अंदर एब्सोल्यूट पॉवर्टी की जो फिगर है ये $1 a day के हिसाब से है. मैं आपको एक और फिगर भी अभी दूंगा जो $2 a day के हिसाब से होगी, and that will be very much more shocking. As of 2008, private sector accounted for 70% of the GDP. 70% of GDP 2008 में account कर रही थी total. 2005 में 50% थी और 20% grow कर गई in just three years. There was 9.5% growth rate from 2008 to 2013. 9.5% GDP growth. Per capita incomes grew by at 6.6% a year. Average wages rose six-fold, 6 times between 1978 and 2005. And तो ओवरऑल यानी कि लोगों में चाइना के अंदर जो इकोनॉमिक बूम था वो इन फिगर से हमारे सामने है. एशियन लीडर्स व्यू चाइना's इकोनॉमिक ग्रोथ एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑल ऑफ एशिया, बिकॉज चाइनीज प्रोडक्शन की वजह से ओवरऑल एशिया को बहुत फायदा हुआ है. ओवरऑल जो चाइना के एशिया में ट्रेड थी, ग्रोथ थी, वो इसकी वजह से इंक्रीज हो गई. दिस इज द चार्ट ऑफ द जीडीपी. सो दिस इज इंडियाज जीडीपी ग्रोथ, दिस इज जापान, दिस इज यूएसएस. और ये आप देखेंगे चाइना की कैसे स्टेडीली इंक्रीज की है सिंस डेंग्स रिफॉर्म्स, कैसे ग्रोथ कितनी स्लो थी और आहिस्ता आहिस्ता ये इंक्रीज. सॉरी, ये तो जापान को मैं देखा हूँ. या हियर यू सी किस तरह स्टेडी ग्रोथ थी चाइना की, बट इन 1990s कैसे इंक्रीज की, और 2000 में जब उसका कॉन्सिक्वेंस हमारे सामने नजर आना शुरू होता तो कैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है चाइना की. Some other important figures that I would like to share. In 1978, people who were living on less than $2 a day were 90%. तो अगर हम extreme poverty line को having less than $2 a day पे classify करें तो 90% people lived in poverty in 1978 in China. In 2014, that is less than 1%. So there are 99% people who live above $2 a day in China today. That's a huge progress. This has led to the rise of superpower status, because चाइना की ग्रोथ उसके रीजन बनी है, उसके सुपर पावर स्टेटस का. जो करंट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये भी बेसिकली पॉसिबल ही इसलिए हो पाए हैं. इसकी जो फंडामेंटल लॉजिक है वो भी उस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एजेंडा जो डेंग का था उसके अंदर रूटेड है. चाइना इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस यूएस इकोनॉमी बाय ऑल मेजर्स इन द कमिंग ईयर्स. Deng transformed a civil war-ridden population into a scientific society which has won 5G rays from the present-day great powers.
सो अगर हम लेकिन इस की बात करेंगे, इवन दो दिस हैज बीन एक्सेलेंट 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 मॉडल, द चाइनीज मिरेकल एज इट इज कॉल्ड, ये भी आप गूगल कीजिएगा और उसके अंदर आप फिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लेगेसी के अंदर यहाँ पे द मिरेकल, लेकिन जिस तरह जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है वैसे वैसे पॉलिटिकल राइट्स की भी डिमांड बढ़ती है। तो चाइना में चूंकि एक बड़ी राइजिंग इमर्जेंट मिडिल क्लास है जिसने ओवर टाइम वेजेस इंक्रीज हुई हैं, नॉलेज इंक्रीज होने की वजह से, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, वो जो मिडिल क्लास है दैट डिमांड्स पॉलिटिकल राइट्स, दैट डिमांड्स इंक्लूजन इन द पॉलिटिकल सिस्टम एज वेल। अब वो बड़ा मुश्किल है ये जो मॉडल है कि फ्री मार्केट्स और प्राइवेटाइजेशन इन इकोनॉमी कपलिंग विद द पॉलिटिकल सोशलिज्म इज डिफिकल्ट, कि अगर आप आयरन फिस्ट से पॉलिटिकल रूल और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं थोड़े। तो फुकुयामा का ये थीसिस है कि द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, के चाइना भी इवेंचुअली कॉल्स फॉर डेमोक्रेसी उसके अंदर होंगे। तियानमेन स्क्वायर इसकी एक मिसाल है। हमें दूसरे जो मल्टीपल टाइम्स प्रोटेस्ट चाइना में नजर आते हैं कभी कभी हांगकांग में, दूसरी जगहों पे, वो उसकी एक मिसाल है। तिब्बत और ताइवान का जो हार्ड लाइन स्टांस है चाइना को, वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, इट्स एंटी डेमोक्रेटिक, इट्स रिग्रेसिव। अब खास तौर पे ये भी कंसर्न है कि शी जिनपिंग ने कुछ माओ को दोबारा से रीइंस्टेट करने की कोशिश की अपना कल्ट ऑफ पर्सनालिटी बनाकर। तो वो जो डेंग ने दो टर्म्स अबॉलिश की थी इस पे एक चेक रखने के लिए, वो भी खत्म हो गई है शी जिनपिंग के टाइम में। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं कि इट शुड नॉट बी अ रिटर्न बैक टू दैट ऑटोक्रेटिक रिजीम ऑफ द माओ, बट डेंग ने जो रिफॉर्म्स की थी उससे भी अब आगे एक स्टेप जाने की जरूरत है टू मोर political liberalization. That's all in this lecture. In the next lecture, we'll start with the Iranian political. Welcome back, ladies and gentlemen. In this lecture, we're going to cover one country, two system. It's a very important topic in the Chinese political system because इस पे past papers में काफी दफा सवाल आ चुका है। तो this topic is also in the context of Deng's reforms. तो हमने एक तो broadly discuss की थी कि Deng की कौन सी reforms थी, और उनके बाद ये वाला टॉपिक उसकी एक बड़ी स्पेसिफिक रिफॉर्म वन कंट्री टू सिस्टम उसके ऊपर है। तो इन दोनों पे इंडिविजुअली सवाल आया पास पेपर में, यू कैन चेक दैट डेंग्स रिफॉर्म्स जनरली एंड वन कंट्री टू सिस्टम्स। सो this is going to be the outline. We're going to first discuss the case of Hong Kong, in which we'll discuss the context, its political system, its legislative assembly structure, its importance, the other important stuff, the case from Macau, context, political system, legislative system, importance, and prospect of inclusion of other countries. All right, so बेसिकली वन कंट्री टू सिस्टम का आइडिया ये है कि 1997 में बरतानिया से हांगकांग लिया चाइना ने, और 1999 में पोर्टुगल से मकाओ लिया चाइना ने। बेसिकली इस मुआहदे के तहत ये चाइना के अंदर दो कॉलोनीज थी, हांगकांग की चाइना की कॉलोनी थी हांगकांग चाइना के अंदर, और सॉरी ब्रिटिश की कॉलोनी थी, और पोर्टुगल की कॉलोनी थी मकाओ चाइना के अंदर। तो ये एक डील के तहत उन्होंने चाइना को दी उसके अंदर, लेकिन उस डील का हिस्सा जो था वो ये था कि इनको ऑटोनॉमी दी जाएगी, जो ओरिजिनल सिस्टम है इनका वो इंटैक्ट रखा जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 50 ईयर्स। फॉर अ पीरियड ऑफ 50 ईयर्स उनका सिस्टम इंटैक्ट रखा जाएगा। एंड सेकेंडली वो ये कि जो मेनलैंड चाइना का जो सिस्टम है वो इन पर एज सच नाफिज नहीं होगा, और बेसिक लॉ उनका जो है अपना एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तौर पे सर्व करेगा। तो सबसे पहले तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हांगकांग के केस से। तो इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर जैसे मैंने बताया, इट वाज प्रीवियसली अ ब्रिटिश कॉलोनी एंड इट वाज रूल्ड बाय ब्रिटिश अपॉइंटेड गवर्नर फॉर 156 years, और in 1997 it was returned to China, but with the agreement required it to be a semi-autonomous region for 50 years. That would end in 1947. जिस मुआहदे के तहत ये ट्रांसफर हुई थी उसे साइनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन कहा जाता है। 1984 में ये मुआहदा हुआ था, और 1997 में ये मुआहदा अपनी कंप्लीशन को पहुंचा, और जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया उसे बेसिक लॉ कहते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक वीडियोस हैं जो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लाजमी देखें।
This is for, you can add certain points in the context from here ke how 156 years of British rule shaped Hong Kong and what is the basic law of Hong Kong, उसके मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. नेक्स्ट वी गोइंग टू डिस्कस द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हांगकांग. पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हांगकांग के अंदर सबसे पहले तो ये कि एक उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है. लेजिस्लेटिव काउंसिल लेज को जिसको कहा जाता है, ये बेसिकली उनकी एक पार्लियामेंट है और उनकी मुकन्ना है, उनकी कानून साज असेंबली है जिसमें 70 सीटें होती हैं. सो दिस इज देयर पार्लियामेंट. इंस्टेड ऑफ हैविंग अ प्रेसिडेंट और अ प्राइम मिनिस्टर दे हैव अ चीफ एग्जीक्यूटिव. सो एक तो चाइना का जिस तरह मैंने बताया कि सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं होता है इनके ऊपर, एक बस एक माइनर सा ऊपर एक चेक है इस मुआहदे के तहत. तो उनका अपना एक पोजीशन है हेड ऑफ स्टेट की, जिसे वो यहाँ रीजन की, उस स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के हेड की, जिसे चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम दिया जाता है, वो इलेक्ट होता है उसी तरीके से जैसे प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए. लेकिन जो इलेक्टोरल कॉलेज है हांगकांग का उसको इलेक्शन कमेटी कहते हैं और ये बड़ी एक रिस्ट्रिक्टिव सा इलेक्टोरल कॉलेज है जिसमें ज़्यादातर सिर्फ बिजनेस इंटरेस्ट या बड़े ख़ास प्रोफेशंस के लोग ही उस इलेक्टोरल कॉलेज को वोट कर सकते हैं, जो इंटर्न आगे से चीफ एग्जीक्यूटिव को इलेक्ट करते हैं. और जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्टेट काउंसिल है, स्टेट काउंसिल उसकी कैबिनेट है, ये आपको याद होगा चाइना वाली डिस्कशन से, वो बेसिकली उसको अपॉइंट करते हैं, सिमिलर टू जैसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है आफ्टर प्राइम मिनिस्टर विंस इलेक्शन. इसकी जो करेंसी है वो डिफरेंट है हांगकांग की. मेनलैंड चाइना की करेंसी आपको पता है युआन है, जबकि हांगकांग की करेंसी इज हांगकांग डॉलर which is pegged to US dollars. It has an independent judicial, legal and local system. Foreign affairs and defense are controlled by People's Republic of China, but अपने internal management में वो autonomous है. जो liberties और freedoms और rights generally हांगकांग में available हैं, democratic civil liberties, वो mainland चाइना में available नहीं है. तो लेजिस्लेटिव काउंसिल मैंने आपको बताया पहले. तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं कि उसका क्या स्ट्रक्चर है. सबसे पहले तो ये कि 3 तरह की कंस्टिट्यूएंसीज हैं. वो जो टोटल 70 सीट्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसके अंदर डिवीजन सीट्स की इस तरीके से है कि जो 35 सीट्स हैं वो जियोग्राफिकल कंस्टिट्यूएंसीज हैं. जियोग्राफिकल कंस्टिट्यूएंसीज आर लाइक नॉर्मल कंस्टिट्यूएंसीज के जिस तरह हर एक हमारे यहाँ एमएनए का इलेक्शन होता है तो एमएनए का एक हल्का होता है, वो हल्का जो उसका होता है उसको उसकी जियोग्राफिकल कंस्टिट्यूएंसी है कि हर एक हल्के से एक एमएनए इलेक्ट होता है. उसी तरह जियोग्राफिकल कंस्टिट्यूएंसी हांगकांग के डिफरेंट जगहों में डिवाइड किया गया उसे 35 कंस्टिट्यूएंसीज में, और वो 35 सीट्स में हर बंदा जो उस कंस्टिट्यूएंसी का रहने वाला है वो एडल्ट वोटर अपने नुमाइंदे को वोट करता है. तो इस तरीके से 35 सीट्स और 35 लोग जो है नुमाइंदे वो यहाँ से आते हैं. The interesting thing about the Hong Kong's Legislative Council is, and the reason why I also put an emphasis is for 2 reasons. एक तो ये कि जब लोग ये टॉपिक करते हैं मार्केट के अंदर तो वो डिटेल में नहीं जाते, वो बहुत बस ऊपर से करते हैं. बट इफ वी वांट टू आउटस्कोर एंड आउट कम्पीट अदर्स, we need to get into more depth and detail as well. But secondly, because it provides very interesting ideas as well, जो कि आपकी political systems की understanding भी बहुत बेहतर कर सकता है, which you can use in other places, in other questions as well. इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जियोग्राफिकल कंस्टिट्यूएंसी इज द नॉर्मल framework with which how parliaments are organized, but it also has functional constituency. Functional constituency basically क्या है? Basically सबसे पहले तो ये कि उसके अंदर 30 सीटें हैं और ये स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करती है, जैसे डिफरेंट प्रोफेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस और कॉर्पोरेशन सिर्फ एलिजिबल होती हैं उसकी वोटिंग के लिए. सो ये वो 30 सीटें हैं. तो देयर आर टोटल 28 डिफरेंट फंक्शनल कंस्टिट्यूएंसीज, डिफरेंट प्रोफेशंस, और एक उनमें से जो लेबर कंस्टिट्यूएंसी है वो उसकी 3 सीटें हैं, बाकी सबकी एक हैं, तो टोटल 30 सीटें बन जाती हैं. फाइनेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, होलसेल एंड रिटेल. इससे मतलब ये है कि जो लोग होलसेल और रिटेल से के प्रोफेशन से वाबस्ता होंगे और इसके साथ रजिस्टर्ड होंगे, प्रोफेशनल होलसेलर्स एंड रिटेलर्स होंगे, वो सिर्फ अपना इस एक नुमाइंदा इलेक्ट करेंगे अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए. वो लोग जो आईटी के शोबे से ताल्लुक है, जिनका प्रोफेशनली रजिस्टर्ड होंगे, वो लोग एक नुमाइंदा इलेक्ट करेंगे आईटी से रिलेटेड. सो इसी के काफ़ी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि ताकि जितने आपके डिफरेंट एग्जिस्ट करते हैं प्रोफेशंस, उनकी एक यानी नुमाइंदगी जो है वो इसके अंदर हो. नाउ तीसरी जो इनकी चीज़ है, अब इस पर क्रिटिक ये थी फंक्शनल कंस्टिट्यूएंसी पे
कि इसकी वजह से आधी आधी पार्लियामेंट तो में सारे लोग वोट कर ही नहीं सकते। इन 35 के लिए तो सबने वोट किया, बट वो लोग जो इन 30 फंक्शनल कंस्टिट्यूएंसीज में नहीं आते, जिनका ताल्लुक इन प्रोफेशन से नहीं है, और वो मेजॉरिटी अवाम बनती है, क्योंकि ये तो बड़े एलीट सर्विसेज हैं और बड़ी चंद लोग इनसे वाबस्ता हैं और प्रोफेशनली रजिस्टर्ड हैं और प्रोफेशनली इसके अंदर आते हैं, तो बाकी लोग वोट नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर उन्होंने उसको थोड़ा सा कॉम्पनसेट करने के लिए 2012 में रिफॉर्म्स की मजीद और 5 नई सीट्स निकाली, और उसको वो सुपर सीट्स कंस्टिट्यूंसी कहते थे। वो भी फंक्शनल कंस्टिट्यूंसी के तौर पे एक्ट करती थी, लेकिन उसके एलिजिबल वोटर्स वो सारे वोटर्स हैं जो फंक्शनल कंस्टिट्यूंसी का हिस्सा नहीं है। सो जो लोग कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज से वाबस्ता हैं, तो ये अगर हम फंक्शनल कंस्टिट्यूंसी को ए का नाम दे, तो ये ए नॉट जो है वो आपका ये होगा सुपर सीट्स की कंस्टिट्यूंसी के लिए, कि जो जो लोग किसी फंक्शनल कंस्टिट्यूंसी में फॉल नहीं करते, वो फिर 5 सुपर सीट्स के अंदर लोगों को वोट करते हैं। तो ये इसकी पूरी पार्लियामेंट की फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। 30 आपकी सीट्स फंक्शनल हैं, फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूंसीज की बेसिस पे हैं, 35 जियोग्राफिकल की, और 5 ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वाली जो है, जिसको मैं कह रहा हूँ, ये सुपर सीट्स हैं। मोर ओवर जो उनका चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो कैसे इलेक्ट होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव एक इलेक्शन कमेटी, जिस तरह मैंने पहले आपको शुरू में बताया, एक इलेक्टोरल कॉलेज है, एग्जीक्यूटिव कमेटी, उनके थ्रू इलेक्ट होता है। और वो एग्जीक्यूटिव कमेटी भी एक फंक्शनल कंस्टिट्यूंसीज के थ्रू इलेक्ट होके आती है। तो ये वीडियो आप यूट्यूब पे जरूर देखें और उससे आप ऐड करें कि हाउ लीडर्स आर इलेक्टेड, चीफ एग्जीक्यूटिव इज इलेक्टेड। इंपॉर्टेंस ऑफ हांगकांग। अच्छा, ये जो मॉडल है, इसकी हम सक्सेस पे बात कर रहे हैं कि व्हाट द सक्सेस ऑफ वन कंट्री टू सिस्टम। तो उसकी केस में हम देखते हैं कि हांगकांग के केस में ये बड़ा वाज़े तौर पे नजर आता है कि दिस मॉडल हैज बीन वेरी सक्सेसफुल फॉर चाइना। हाउ हांगकांग हैज बिकम अ ब्रिज बिटवीन द मेनलैंड चाइना एंड द वर्ल्ड। इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड फ्लोज बोथ वेज वो हांगकांग के जरिए होते हैं। एक फाइनेंशियल कैपिटल है, एक इंडस्ट्रियल कैपिटल है, एक फाइनेंशियल हब है। फॉर इंस्टेंस अब रिसेंटली ट्रेड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में मेनलैंड चाइना पे तो वो सारे टैरिफ्स और ड्यूटीज अप्लाई होते हैं जो यूएस ने अप्लाई किए हैं, लेकिन हांगकांग पे वो अप्लाई नहीं होते। तो इस तरीके से ही एक फायदा है इस जगह का। द सिटी वाज आल्सो चाइनाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन सर्विसेज इन 2018 विद इट्स मार्केट शेयर ऑफ 20%, टॉपिंग यूएस 17%। तो चाइनीज सर्विसेज की जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वो मेनलैंड चाइना का वो हांगकांग इटसेल्फ है, जो कि यानी एक छोटा सा रीजन यूएस से बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना की सर्विसेज सेक्टर के अंदर। हांगकांग अकाउंटिंग फॉर 54% विच इज मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन चाइना। तो बहुत ज्यादा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लो करती है चाइना में, वो सबसे पहले हांगकांग में आती है, या हांगकांग के जरिए फिर फ्लो करती है मेनलैंड चाइना के अंदर। It is also a testing ground for financial reforms. China checks its new financial initiatives in Hong Kong. While Hong Kong does have its own currency of Hong Kong dollar, तो लेकिन बहुत सारी अपनी जो यॉन की एक्सेप्टेंस एज अ ग्लोबल करेंसी, उसकी मार्केट में वॉलेटिलिटी या उसकी मार्केट में यूटिलिटी चेक करने के लिए, उसकी मार्केट में स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हांगकांग में yuan इंट्रोड्यूस करवाया टू सी हाउ feasible it is in a market that is dominated by dollar. It is home to a biggest dim sum bond market. Dim sum bond market is basically के वो bonds, दुनिया में ज्यादातर जो bonds हैं वो डॉलर डिनोमिनेटेड होते हैं। तो उन्होंने हांगकांग में ट्राई किया कि हम वो बॉन्ड्स दें जो चाइनीज यॉन डोमिनेटेड हो। तो वो हांगकांग में उन्होंने सबसे पहले रोल आउट किया, इशू करना शुरू किया। चाइना लिस्टेड शेयर टू बी ब्रॉट बाय एन इन्वेस्टर थ्रू हांगकांग फॉरेन एक्सचेंज। तो हांगकांग की फॉरेन एक्सचेंज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड थ्राइविंग फाइनेंशियल सेक्टर। सिमिलर टू हांगकांग, मकाओ भी इसी तरीके से पोर्टुगीज कॉलोनी था, which was ruled by Portuguese governor for 442 years. In 1999, it was returned to China, again with the requirement to keep it semi-autonomous, and it is through the result of Sino-Portuguese joint declaration. The word Sino, by the way, represents China. इसको current affairs वगैरह में multiple times encounter करेंगे। बिल्कुल उसी तरह इनकी भी अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसको वो लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, इसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। इनका भी चीफ एग्जीक्यूटिव है, हु इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट काउंसिल मेनलैंड चाइना का, लेकिन थ्रू इलेक्शन
यहाँ पर उसका इलेक्शन होता है. Currency is the Pataka. So very interesting name for a currency, which is backed by Hong Kong dollar. Independent judicial, legal and local system. Foreign affairs and defense are controlled by PRC. Guaranteed liberties which are available on the, I'm not sure if it's actually called the Pataka, but that would be a very interesting pronunciation to have. Its judicial system is based on Portuguese civil law, and Macau basic law serves as the regional constitution. इनकी अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी डिवीजन किस तरीके से है, उसी तरह ज्योग्राफिकल कंस्टिट्यूएंसी है जिसके अंदर 14 सीट्स हैं, उसमें 30 सीट्स थी, इसकी 14 सीट्स हैं. दे आर फंक्शनल कंस्टिट्यूएंसी जिसकी 12 सीट्स हैं, उसमें उसकी 30 सीट्स थी. यहाँ पर उसकी 35 थी, इसकी 30 थी. स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स, ऐसे मैंने आपको बताया. और उसी तरह जिस तरह उनके स्पेशल मेंबर्स थे, तो यहाँ पर नो नॉट सेपरेटेड, ये अपॉइंटेड पोजीशन है. 7 seats are appointed by the chief executive directly. Importance of Macau, they have stellar income performance since 2003. According to World Bank report, it's the highest GDP per capita by purchasing power parity, higher than any country in 2014. It has a higher degree of political stability, a high level of local autonomy, and high social and welfare system. So ये आपको वीडियो भी लाजमी देखें CNBC की, Why is Macau so rich, and add that those points and facts and figures to this slide as well अपने notes में. Lastly, I would recommend you pause here and then watch the summary for a recap. ये 2 videos हैं YouTube के ऊपर, इन दोनों को आप जाकर देखें और आपका ये जितना हमने डिस्कशन की है वो एक अच्छा recap भी हो. Country two systems is the constitutional principle under which China rules Hong Kong. The brainchild of former Chinese leader Deng Xiaoping, the policy was meant to ensure a smooth transition after Britain handed the former colony back to China in 1997. The arrangement gives Hong Kong a high degree of autonomy except in foreign affairs and defense matters. As a special administrative region of China, Hong Kong retains its own government, legislature and courts, as well as its own currency. Hong Kongers have rights that people on the Chinese mainland do not enjoy, such as the freedom of assembly and free speech. For example, Hong Kong and the other special administrative region, Macau, are the only places in China where authorities allow memorials marking the 1989 Tiananmen crackdown. The system guaranteeing these rights was supposed to remain unchanged for 50 years from the handover, or until 2047. But decades before the deadline, some believe one country two systems is already under threat. The city's mini-constitution, the Basic Law, says no mainland official can get involved in local government affairs. But Beijing is accused of increasingly doing just that. In 2015, Li Po, who sold political and gossipy books about Chinese leaders, was allegedly abducted by mainland agents and taken across the border. Similar arrests also happened to 4 other booksellers. Some local politicians have accused the central government's liaison office in Hong Kong of trying to influence elections or lobbying legislators to support unpopular new laws. Some pro-democratic lawmakers were disqualified over an oath-taking incident in the Legislative Council in 2016. And more recently, Occupy student leader Joshua Wong was disqualified from running in the 2019 District Council elections, a move critics said amounted to political censorship. The political crisis, which started in June 2019, was triggered by the introduction of a now-withdrawn extradition bill, which would have allowed fugitives to be transferred between Taiwan, Macau, mainland China and Hong Kong. And the Chinese central government has indicated that it sees the protest as the worst crisis in Hong Kong since the handover. In the minds of critics, these developments are damaging blows to one country, two systems. Before 1997, pan-democrat politicians had hoped the policy would help Hong Kong become the first place in China to establish a democratic government, and in turn eventually spread democracy to the rest of the country. But now, democracy activists fear Hong Kong will end up as just another Chinese city once the 50-year time span expires. Those fears are not only being weighed up in Hong Kong. When Deng first proposed one country two systems in the late 1970s, he was not thinking of Hong Kong and Macau, but rather Taiwan. While the idea never caught on with the Taiwanese, Beijing used it as a framework for taking over sovereignty of Hong Kong and Macau.
China has continued to push the self-ruled island to accept a similar deal, with the special administrative regions as a good example. But unrest in Hong Kong has only made the scenario less appealing. And Taiwan's current president, Tsai Ing-wen, is the latest to officially refuse Beijing's proposal. And in Hong Kong, a growing number of young people are worrying about what the city will be like when fully controlled by Beijing after one country two systems expires in 2047. A small number of activists have even suggested that Hong Kong should be granted independence, a proposal Beijing has flatly rejected. The current one country two systems framework continues to have the support of a majority of Hong Kong people, including prominent figures such as former Chief Justice Andrew Lee, former Legislative Council President Jasper Zhang, and former colonial governors David Wilson and Chris Patten. But with each passing year, questions loom larger about what happens to one country two systems after 2047, intensifying debate among Hong Kongers about the future of their society and relationship with the nation as a whole. Welcome to Hong Kong, the island city of China packed with 7 million people at unbelievable density. But if you, dear tourist, start from Victoria Harbour and head toward the mainland, you'll find that while Hong Kong is China, she doesn't act like it. To cross the bridge, your passport must be checked and stamped and checked and stamped, not because you're a suspicious foreigner, mainland Chinese can't just stroll across either, but rather because Hong Kong has her own immigration policy. And Hong Kong isn't the only isolated island. There's nearby Macau with her own passport checking bridge and a ferry between them, which also checks passports. Travel from Hong Kong to Macau to the mainland and back and you'll end up with 3 stamps, and that goes for everyone. Hong Kongese can't just live in Macau, and Macanese can't live in Hong Kong, and they both can't just live on the mainland. Yet, it's all China, and inconvenient travel isn't the only specialty of these sister islands. They also have separate governments and political parties, separate police, separate money, postal systems, schools, and languages. Hong Kong even has her own Olympic team, which competed in the 2008 Beijing Olympics, which doesn't make any kind of sense. The only thing these sister islands don't have that other countries do are 1. Their own armies, though that isn't entirely unique with modern countries, and 2. Formal diplomatic relations. Though even this is unclear as both are members of international trade organizations and other countries have embassies in Hong Kong and Macau. Sure, China won't let them be called embassies, those are only for mighty Beijing. They're called consulates, even if they're bigger than Beijing's embassies. All this makes Hong Kong and Macau, as mentioned in a previous video, the most country-like countries that aren't countries. So why are they China? China says so. It's called One China, Two Systems, though fast counters in the audience will see it should be called One China, Three Systems. Also, there's China's special economic zones where capitalism runs free, making it more like One China, Four Systems, and if China got her way, it might be One China, Five Systems. But we can't talk about everything, so back to China, Hong Kong, and Macau. Oh my. China ended up having these two essentially city-states, as always, because empire. Portugal showed up in Asia in the 1500s and didn't exactly make friends. China and Portugal skirmished until Portugal used bigger pile of money diplomacy to bribe a local Chinese official into turning over the islands of Macau as a trading port she could use. Later, Britannia found China and discovered that she had many lovely things like silks and porcelain and precious tea that Britannia craved. In return, China wanted from Britannia to be left alone, and Britannia nobly agreed to respect China's independence and sovereignty. Oops, opium wars. Nothing generates demand like addiction, which Britannia was happy to supply, and her bigger gun diplomacy secured Hong Kong as a base through which the drugs must flow. Later, in a world where telegraphs and light bulbs were newfangled, a lease gave control of Hong Kong to Britannia for 99 years, or, quote, as good as forever, kicking the transfer problem down the generations to be dealt with by the unimaginably futuristic society of the 1990s.
1890s. Thus, these cities grew up under the influence of their empirific parents. Hong Kong had English common law and lived in Britannia's org chart as one of her many crown colonies, and Macau had Portuguese civil law. And the parental effect is still seen today. Visit Hong Kong and she is clearly Britannia's daughter, what with her love of business and international finance and lasers and English accented language and near identical transport system. Macau had a more troubled adolescence as her bigger sister stole the spotlight with her trading skills, but Macau eventually grew up to be the gambling capital of the world. She's Las Vegas times 10 with a mixture of both Portugal and China. But empires come and empires go, and the 90s eventually arrived, meaning Britannia's lease expired. Portugal claimed the treaty gave her control of Macau forever, but China disagreed, and the UN was in a no empires no longer mood, and frankly, had Portugal complained too much, China could have used her own bigger army diplomacy at this point to resolve the situation. So the transfer was going to happen, but the world was nervous about China, what with the lingering communism and all, so the deal was the empire's daughters would go, but they had to remain basically independent, to which China agreed as long as everyone else agreed to call them China. The situation was a bit like if the US had to give Alaska back to Russia and Russia super promised to leave Alaska self-governing. You couldn't blame the locals for being nervous. But unlike what you'd expect in this case, China has mostly left the little sister islands alone, so everything is dandy. However, the handover came with its own version of the as good as forever clause. China didn't agree to leave Hong Kong and Macau alone for all time, only 50 years, again passing political problems to a future generation, hopefully one that's actually unimaginably futuristic this time. Anyway, assuming such provincial concerns as these are not rendered irrelevant by the singularity, what happens in the 2040s? Will Hong Kong and Macau remain tiny city-states, or will they lose their independence and be absorbed? Only China knows, and China does not say. It would be better. Prospects of inclusion of other regions. So how can this model of one country two system be used for other regions, other troubled spots within China? चाइना के अंदर जो दीगर कुछ जगह हैं जहां पर मसले हैं वहां पर भी ये यूज हो सकता है. सबसे पहले ताइवान के मुतालिक आप करंट अफेयर्स में अक्सर पढ़ते हैं कि चाइनीज का मसला है. देयर आर टू चाइनाज इन द वर्ल्ड टेक्निकली. सो देयर इज द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC, व्हिच इज द चाइना दैट वी नो, द बिग चाइना, and then there's Republic of China, which is Taiwan. Taiwan का official नाम Republic of China है. After the Civil War they split into two. China, mainland China चाहता है कि ताइवान उसके अंदर जम हो जाए, मगर ताइवान ये नहीं चाहता. बेसिकली जो वन कंट्री टू सिस्टम का आइडिया डेंग ने शुरू किया था वो एक्चुअली इट वाज टू यूनिफाई ताइवान इनटू चाइना. उसका ये प्रपोजल ताइवान के लिए था कि हम आपको सिस्टम रिटेन करने देंगे, आप हमारे में इंक्लूड हो जाएं, लेकिन ताइवान रिजेक्टेड दैट. तो फिर उसने वही मॉडल जब मकाओ और हांगकांग की डील हो रही थी उसके अंदर ये यूज किया. Taiwan claims itself as a true China and named its Republic of China. Taiwan lost its UN membership to China, but Taiwan maintains diplomatic relations with 14 countries. As of yet, they have rejected one country, two systems in January 2020. However, और इसके अंदर कुछ concerns legitimate भी हैं जो कि हम अभी आगे देखेंगे भी, कि China has been trying to going against this agreement, Sino-British declaration के अगेंस्ट जाते हुए वो बहुत ज्यादा कर्ब कर रहे हैं ऑटोनॉमी हांगकांग की, जिसकी वजह से हांगकांग में वो प्रोटेस्ट भी स्पार्क किए. सो नॉट अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर विद ताइवान, बिकॉज दे सी के अगर हम आ भी गए तो इन्होंने फिर हमारे साथ वही करना जो हांगकांग के साथ करना शुरू कर रहे हैं. सो इफ अप्लाइड इन लेटर एंड स्पिरिट, दिस कुड बी अ गुड वे टू इंक्लूड ताइवान इवेंचुअली, or maybe a more autonomy than what is given to Hong Kong and Macau might convince Taiwan to join. The second troubled spot within China is the Tibet. So Tibet के अंदर currently there is the 14th Dalai Lama in 2003 who has asked for Tibetan independence. Tibet has been a troubled region. आपको पता तिब्बत के साथ जंग भी चाइना की हुई, and then उस जंग के अंदर Dalai Lama fled from China from Tibet to India.
Dalai Lama is a religious and religious come political figure in Tibet. वो तिब्बत की सबसे mainland figure and very revered and venerated personality all across the globe. However, जो model one country two system का हांगकांग और मकाओ के लिए था, because Hong Kong and Macau had thriving capitalist economies, so they have very staunch democratic capitalist systems within semi-socialist autocratic China. तो तिब्बत तो में तो itself वो democratic culture या democratic systems या thriving capitalist economy exist नहीं करती. It's a relatively underdeveloped area, so that might be an incompatibility with the one country two system. However, still तिब्बत के अंदर जो बार बार skirmishes और clashes होते हैं उनको resolve किया जा सकता है अगर उन्हें autonomy ज़्यादा दी जाए. Tibet will be more than happy to accept if greater amount of autonomy is given to them. So Dalai Lama की quotation है कि Tibet should achieve high-level autonomy or real autonomy according to one country, two systems principle, and the scope of autonomy should be larger than that for Taiwan, Hong Kong and Macau. तो जो इनके लिए ताइवान के लिए प्रपोज है और जो हांगकांग और मकाओ को दिया हुआ इससे ज्यादा अगर autonomy दी जाए तो Tibet will be willing to join. It's a very just a casual funny video, not necessarily related to this course. If you're interested, check John Oliver's interview with Dalai Lama. Now the critical analysis. One country, two system was not meant for democratization of Hong Kong or Macau, but to find a way to somehow merge Taiwan into China, which did not happen. So that's one of the failures of the one country, two systems. Despite special administrative region status, China has amassed massive influence over Hong Kong. Pro-democracy parties have failed to get majority in legislative council. तो क्योंकि हांगकांग के अंदर जो इलेक्शंस बड़े हंग्ड पार्लियामेंट्स बन रही हैं, बड़े डिस्प्यूटेड रिजल्ट्स आ रहे हैं, बिकॉज जो पार्टीज हैं जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर का एक प्रो चाइना और प्रो बिजनेस स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये जो खास तौर पे आपकी फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूंसीज हमने जैसे भी डिस्कस किया, तो फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो मेंबर्स हैं वो मेनलैंड चाइना की पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो हांगकांग की पार्टीज जो प्रो डेमोक्रेसी हैं उनको नुमाइंदगी उतनी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से ऐसा ऐसा चाइना का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है विद इन हांगकांग, विच हैज कॉज मल्टीपल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लॉज ऑन स्पीकिंग अगेंस्ट चाइना. 2003 में ये लॉ पास हुआ कि आप मेनलैंड चाइना के खिलाफ बात नहीं कर सकते, जिस तरह बाकी चाइना में ये रूल है. Umbrella protest against the National People Congress's influence to wet election contestants in 2014. 2014 में चाइनीज पार्लियामेंट ने कहा कि हम वेट करेंगे कैंडिडेट्स को कि कौन कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन, कौन नहीं हांगकांग में. They obviously saw that as violation of the agreement. The extradition bill in 2019 जो सबसे लेटेस्ट है उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट्स हुए हैं. तो ये तीन वीडियोस हैं, ये आप लाजमी देखें. Hong Kong huge protests explained. Hong Kong's protest but safe for China. The protest in Hong Kong explained in 2 minutes. I would strongly recommend कि आप ये देखें और इससे पॉइंट्स को ऐड भी करें इस critical analysis के अंदर. Also, this video is also very interesting and important. Hong Kong and China's one country, two systems over that you can incorporate some of the material for the critical analysis. अच्छा, कुछ corrections जो मेरे पिछले लेक्चर में मैंने आपको दी थी. मैंने कहा था कि China is a one party system and there are no other parties which are present there. So that is something that I would like to correct, that there are 8 other political parties other than Communist Party of China. जो कि आप ये वीडियो देखें तो इसमें आपको पता चलेगा what are the other political parties in China. इसमें 8 political parties हैं. So you go on YouTube and watch this video. तो लेकिन डोमिनेशन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की है. 70%, मोर देन 70% ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द कांग्रेस जो उनकी पार्लियामेंट है वो कम्युनिस्ट पार्टी की है. मोर ओवर जो आपकी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी स्टैंडिंग कमेटी, पोलिट ब्यूरो, वो सारी पॉलिसीज वो डिजाइन करते हैं. तो टेक्निकली उनकी डोमिनेशन है, लेकिन दूसरी पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं और उनको थोड़ा सा लेवरेज दिया जाता है. सो फॉर इंस्टेंस इस वीडियो के अंदर हाउ डज चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम वर्क वो बताया कि कैसे कंसल्टेटिव असेंबली है जिसके जरिए कंसल्टेशन भी करती है कम्युनिस्ट पार्टी दूसरी पार्टीज के साथ. अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड मेंटेन किया, लेकिन एक सॉर्ट ऑफ लाइक अ लॉलीपॉप उनको दिया हुआ है उन्होंने. ऑल्सो दिस वीडियो. सो ये आपके सामने उस करेक्शन के लिए, और ये आप अपने किसी भी जगहों पे पॉइंट्स में ऐड कर भी सकते हैं. व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग salient फीचर्स ऑफ द चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन, जब वन पार्टी सिस्टम आप एक्सप्लेन करें तो वहाँ ये एक्सप्लेन करेंगे दूसरी पार्टीज एग्जिस्ट करते हैं लेकिन डोमिनेशन वन पार्टी की है. बिकॉज ज़्यादातर लोग ये लिखेंगे कि वन पार्टी है, बट नाउ सिंस यू गाइज नो मोर देन अदर पीपल एंड यू शुड,
तो आप लोग जब ये चीज ऐड करेंगे तो यू विल गेट बेटर स्कोर बिकॉज यू नो मोर अबाउट इट. ऑल्सो दीज 2 वीडियोस आपने जब चाइना के मतलब पॉलिटिकल सिस्टम के मतलब या किसी चीज के मतलब लिख रहे हैं तो आपने जब उसकी एक इंट्रोडक्शन के बाद कॉन्टेक्स्ट की हेडिंग लिखनी है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बनाना है. Willing to join. It's a very just a cat. Now the critical analysis. One country, two system was not meant for democratization of Hong Kong and Macau, but to find a way to somehow merge Taiwan into China, which did not happen. So that's one of the failures of the one country, two systems. Despite special administrative region status, China has amassed massive influence over Hong Kong. Pro-democracy parties have failed to get majority in legislative council. तो क्योंकि हांगकांग के अंदर जो इलेक्शंस बड़े हंग्र पार्लियामेंट्स बन रही हैं, बड़े डिस्प्यूटेड रिजल्ट्स आ रहे हैं बिकॉज जो पार्टीज हैं जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर का एक प्रो चाइना और प्रो बिजनेस स्ट्रक्चर है. क्योंकि ये जो खास तौर पे आपकी फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमने जैसे भी डिस्कस किया, तो फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो मेंबर्स हैं वो मेनलैंड चाइना की पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो हांगकांग की पार्टीज जो प्रो डेमोक्रेसी हैं उनको नुमाइंदगी उतनी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से ऐसा ऐसा चाइना का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है विद इन हांगकांग, व्हिच हैज कॉज्ड मल्टीपल प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट द लॉज ऑन स्पीकिंग अगेंस्ट चाइना. 2003 में ये लॉ पास हुआ कि आप मेनलैंड चाइना के खिलाफ बात नहीं कर सकते, जिस तरह बाकी चाइना में ये रूल है. Umbrella protest against the National People Congress's influence to wet election contestants in 2014. 2014 में चाइनीज पार्लियामेंट ने कहा कि हम वेट करेंगे कैंडिडेट्स को कि कौन कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन, कौन नहीं हांगकांग में. You obviously saw that as violation of the agreement. The extradition bill in 2019 जो सबसे लेटेस्ट है उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट्स हुए हैं. तो ये 3 वीडियोस हैं, ये आप लाजमी देखें. Hong Kong huge protests explained. Hong Kong's protests what's at stake for China. The protests in Hong Kong explained in 2 minutes. I would strongly recommend कि आप ये देखें और इससे पॉइंट्स को ऐड भी करें इस क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर. Also, this video is also very interesting and important. Hong Kong and China's one country, two systems over that you can incorporate some of the material for the critical analysis. अच्छा, कुछ corrections जो मेरे पिछले लेक्चर में मैंने आपको दी थी. मैंने कहा था कि China is a one party system and there are no other parties which are present there. So that is something that I would like to correct, that there are 8 other political parties other than Communist Party of China. जो कि आप ये वीडियो देखें तो इसमें आपको पता चलेगा व्हाट आर दी अदर पॉलिटिकल पार्टीज इन चाइना, जिसमें 8 पॉलिटिकल पार्टीज हैं. सो यू गो ऑन यूट्यूब एंड वॉच दिस वीडियो. तो लेकिन डोमिनेशन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की है. 70%, मोर देन 70% ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द कांग्रेस जो उनकी पार्लियामेंट है वो कम्युनिस्ट पार्टी की है. मोर ओवर जो आपकी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी स्टैंडिंग कमेटी, पोलिट ब्यूरो, वो सारी पॉलिसीज वो डिजाइन करते हैं. तो टेक्निकली उनकी डोमिनेशन है, लेकिन दूसरी पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं और उनको थोड़ा सा लेवरेज दिया जाता है. सो फॉर इंस्टेंस इस वीडियो के अंदर हाउ डज चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम वर्क वो बताया कि कैसे कंसल्टेटिव असेंबली है जिसके जरिए कंसल्टेशन भी करती है कम्युनिस्ट पार्टी दूसरी पार्टीज के साथ. अपना होल्ड स्ट्रॉन्ग होल्ड मेंटेन किया, लेकिन एक सॉर्ट ऑफ लाइक अ लॉलीपॉप उनको दिया हुआ है उन्होंने. ऑल्सो दिस वीडियो. सो ये आपके सामने उस करेक्शन के लिए, और ये आप अपने किसी भी जगहों पे पॉइंट्स में ऐड कर भी सकते हैं. व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग सैलिएंट फीचर्स ऑफ द चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ वन पार्टी सिस्टम आप एक्सप्लेन करें तो वहाँ ये एक्सप्लेन करेंगे दूसरी पार्टीज एग्जिस्ट करते हैं लेकिन डोमिनेशन वन पार्टी की है. बिकॉज ज्यादातर लोग ये लिखेंगे कि वन पार्टी है, बट नाउ सिंस यू गाइज नो मोर देन अदर पीपल एंड यू शुड, तो आप लोग जब ये चीज ऐड करेंगे तो यू विल गेट बेटर स्कोर बिकॉज यू नो मोर अबाउट इट. ऑल्सो दीज 2 वीडियोस आपने जब चाइना के मतलब पॉलिटिकल सिस्टम के मतलब या किसी चीज़ के मतलब लिख रहे हैं तो आपने जब उसकी एक इंट्रोडक्शन के बाद कॉन्टेक्स्ट की हेडिंग लिखनी है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बनाना है कोई, तो आप ये क्रैश कोर्स की वीडियो है 12 मिनट की. यहाँ पे जो 1949 वाला पीरियड है माओ वाला, वो अराउंड 11 मिनट पे जाके स्टार्ट होगा. बट आई वुड रिकमेंड कि आप जरा कैजुअली जस्ट ले बैक एंड सी दिस वीडियो, ताकि आपको एटलीस्ट रजिस्टर थिंग्स इन योर हेड. इससे ये होगा कि आपकी लर्निंग इंप्रूव होगी और आपके लिए ये चीज़ याद करनी आसान होगी. अभी आपको रट्टा लगाना पड़ेगा कि अच्छा माओ ये करता था, माओ ये था वो था, लेकिन अगर आपने 2-3 वीडियोज इस पे देखी हुई हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली चीज़ें का आइडिया आपको हो जाएगा जो अदरवाइज आपको नहीं है. सो it's a pedagogical method for improving the learning and improving your retention. Also this video as well.
Final thoughts on China and unitary system. I was going through one of the comments in one of the videos earlier in Political Science 1, and I going through one of the comments in one of the videos earlier in Political Science 1, and I sort of thought about this and I came up with 3 interesting observations. So हम चाइना हमने डिस्कस किया था कि एक यूनिटरी सिस्टम है और एक यूनिटरी सिस्टम के तहत यूनिकेमरल लेजिस्लेचर है, लेकिन हमने पढ़ा था यूनिटरी और फेडरल स्टेट्स की डिस्कशन के अंदर कि जो लार्ज स्टेट्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी रियासतें होती हैं, उनको फेडरल स्टेट्स होना चाहिए कामयाबी के लिए. फॉर देयर सक्सेस दे नीड टू बी फेडरल स्टेट्स एंड दे नीड टू हैव बाइकेमरल लेजिस्लेचर और डिवॉल्व सब्जेक्ट्स होने चाहिए, डिवॉल्व पावर्स होने चाहिए. बट चाइना इज एन एक्सेप्शन. और चाइना हम देखते हैं तो चाइना इतनी बड़ी रियासत होने के बावजूद यूनिटरी और यूनिकेमरल है बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग आयरन फिस्ट से कम्युनिस्ट पार्टी सेंटर से रूल करती है. बट दैट मॉडल हैज बीन वेरी सक्सेसफुल एज वेल, व्हिच आई हैड रेफर्ड प्रीवियसली एज द चाइनीज मिरेकल. और आपने चाइनीज मिरेकल पे रीडिंग भी करनी है लाजमी गूगल करके. तो मेरी लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं. ऑब्जर्वेशन नंबर 1 कि चाइना इज जियोग्राफिकली ह्यूज, दैट इज ट्रू, बट कल्चरली इट इज जनरली होमोजेनस. सो वो जो फेडरलिज्म की थीरी है वो एज सच शायद इस पे अप्लाई नहीं होती, और चूंकि कल्चरली होमोजेनस ग्रुप्स में यूनिटरी सिस्टम चल सकता है. 92% of its population consists of ethnic Han population, similar ethnicity, language, historically, etc. For this reason, it doesn't require the federal bicameral model. ऑब्जर्वेशन नंबर 2, इसी चीज को वो एक नए लेवल पे अगर एक नए पर्सपेक्टिव से अटेस्ट करता है. China's unitary and unicameral model works best for the majority of the population Han Chinese in mainland China. जिस तरीके से हमारी यूनिटरी सिस्टम की थीरी थी उसके तहत जो एक जैसी पॉपुलेशन है उन पे तो वो ठीक अप्लाई होता है, बट इट डजंट वर्क वेल फॉर अदर रीजन सच एज Tibet, Xinjiang. Neither does it work well for minorities such as Hui and Uyghur. Had China been federal with bicameral legislature, these neglected regions and minorities would have done better. Observation number 3. China's one country two system model for Hong Kong and Macau could be taken to be. So हमने देखा कि चाइना का यूनिटरी सिस्टम वो एक होमोजेनस जगह पर तो उसी तरीके से ठीक अप्लाई होता है, लेकिन जहां पर डाइवर्सिटी है जैसे कि जिंगजियांग प्रोविंस में जहां युगर मुस्लिम्स हैं, जहां हुई मुस्लिम्स हैं, जहां दूसरी डाइवर्स मेजॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज हैं, तिब्बत के अंदर, वहां पर वो फिर ओप्रेसिव हो जाता है सिस्टम, वहां पर वो फिर सही अप्लाई नहीं होता. और इसी तरह हम देखते हैं कि जब फेडरल मॉडल के तौर पे अप्लाई किया जहां पर चाइना ने ऑटोनॉमी दी है लाइक इन हांगकांग एंड मकाओ, तो दैट हैज वर्कड. So that's all for in